अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और ऑन्कोलॉजिस्ट होने की वजह से मैंने सोचा आपके साथ आजकल की इस जो यानी कोविड-19 की वजह से जो एक हर एक जो है सोसाइटी के हर एक लोग जो इससे सफ़र हो रहे हैं और हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जो मैलिग्नेंसी कैंसर रिलेटेड जो इसके इशू हैं आपके साथ वो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों के दिल में शक और शुबहत होते हैं और नहीं पता होता कि किस तरह से डील किया जाए। तो इस वजह से मेनली इसका टारगेट कैंसर पेशेंट्स हैं जो डायग्नोस्ड हैं और वो इसको पैंडेमिक में किस तरह से कोप अप करें, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए भी है। तो उस वजह से मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। जैसे हम सबको पता है कि ये जो एक अमेरिकन जर्नल है NCBI NIH, उनका ये है कि कोविड-19 पैंडमिक जो है पिछले 100 साल में सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है सिंस इन्फ्लुएंजा पैंडमिक ऑफ 1919। ये अमेरिकन जर्नल उनका ये है। और इस वजह से सोसाइटी का कोई ऐसी सेक्शन नहीं है कि जो इससे जिस पर इसका असर ना हुआ हो। अब बिकॉज़ मेडिकल डिजीज़ है तो जो हेल्थ क्राइसिस वो तो है ही है, सबके सामने है, लेकिन इसके अलावा भी और भी जो आज तक इस तरह की सीवियर काफ़ी सारी बीमारियां हुई हैं, पैंडेमिक्स हुई हैं, उनकी वजह से इतना हर असर बाकी सोसाइटी की जो है जो बहुत सारी सेक्शंस है उस पर इतना नहीं हुआ है जितना इसका हुआ है अभी तक जो हुआ है। अभी इसके आगे कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक होगा और कितना होगा, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जहां लगभग 5.5 लाख आदमियों की मौत हो चुकी है इसकी वजह से, और इसमें इस जो 5.5 लाख की मौत हुई है, इसमें जो डेटा हैं वो ये है कि कैंसर जो हैं उनमें लगभग कुछ स्टडीज़ में 20% से और कुछ में 28% तक जो मोर्टेलिटी है वो कैंसर पेशेंट्स में है। यानी सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में है तो वो कैंसर पेशेंट्स में है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब क्योंकि मैं ये थोड़ा सारा जनरल पब्लिक के लिए है, ये प्रोफेशनल के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा जनरल में बात करूँगा कि क्योंकि कैंसर पेशेंट जो हैं वो एक तो ऑलरेडी इम्यून सप्रेस्ड हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम पहले ही बिकॉज डिज़ीज़ की वजह से बैठा हुआ है, सप्रेस्ड है। दूसरा, वो कई बार जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी वजह से और सप्रेस हो जाता है इम्यून सिस्टम। और ये हमें पता है, क्लियर है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनमें कोविड की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये वजह है कि मोर्टेलिटी जो है वो कैंसर पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक आप मतलब जहन नशीन कर लें कि कैंसर पेशेंट में मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ कोविड स्टडीज़ में है 20 से 28% तक है, और उसकी वजह जो मोटी मोटी वो ये है। उसके अलावा जो ये कैंसर वाले पेशेंट सफ़र होते हैं वो इस वजह से भी होते हैं कि वो वक्त पे जो कीमोथेरेपी है या और ट्रीटमेंट है वो नहीं ले पाते हैं, वो डिले हो जाता है, और अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती हैं, और वैसे भी आजकल हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना इससे ओवर क्राउडेड हो गया है कि वो नॉर्मल जो पेशेंट है वो देखने मुश्किल हो रहे हैं, और उस वजह से भी ये इग्नोर हो जाते हैं। तो ये सारी जो हैं जो शक व शुबहत इस कैंसर के लोगों में होते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे, मेरी दुआ है।
तो मैं आपके साथ इसी सिलसिले में कुछ शेयर करूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। एक तो जो एक चीज़ और रहेगी कि जो मोर्टेलिटी ज़्यादा है वो है कि कैंसर पेशेंट के मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो एल्डरली होते हैं, मोर देन 60। एक वो, और दूसरा उनमें बहुत सारी अंडरलाइंग डिजीज़ होती हैं, फिर मैलिग्नेंसी भी है, तो वो भी उनको ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है मोर्टेलिटी जो है कोविड-19 की वजह से। तो ये 4-5 जो मैंने आपके साथ हैं, ये मेन फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोविड-19 की जो एग्रेसिवनेस है जो है वो इस मैलिग्नेंसी कैंसर पेशेंट में ज़्यादा है। इसलिए आपको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, और वो मोटी मोटी चीज़ें, एक तो कॉमन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, और आपको जो एहतियात रखनी है वो ये है कि जो एक तो जनरल पब्लिक जैसी वो है, उसके बाद आपको एहतियात ये रखनी है कि अगर आपको बुखार होता है, अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं और आपको फ़ीवर होता है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपका, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होता है कि वो अगर न्यूट्रोपीनिया हो गया तो उसकी वजह से उनको इमीडिएट एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, और वो डिले ना करें, इमीडिएट अपना CBC करवा के अपने डॉक्टर से रब्ता करें। दूसरा, अगर आपकी कीमोथेरेपी जो है वो आपने बहुत सारी साइकिल ले रखी हैं ऑलरेडी, और अब कुछ साइकिल बाकी हैं, और वो अर्ली स्टेज कैंसर के लिए हैं, तो आप फिर पहले ही अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले ही अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और वो आजकल गाइडलाइन में बहुत सारा है कि डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा कैंसर है और कौन सी ट्रीटमेंट उसके लिए कीमोथेरेपी है, तो वो कई बार इसके लिए ओरल कीमोथेरेपी भी चेंज करने की गाइडलाइन आई है, सो दैट जो ब्रेक ना हो जाए कीमोथेरेपी में। उसके अलावा अगर कोई इस तरह की है कि कीमोथेरेपी अभी शुरू करनी है, तो वो कुछ महीनों के लिए इसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो बैलेंस करना है वो है कि आपको कीमोथेरेपी से फ़ायदा कितने होने वाला है, और अगर आपको कोविड रिस्क में डाल करके ये देते हैं और कोविड इन्फेक्शन से अगर है तो आपको उसका रिस्क कितना है। तो अगर तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है तो फिर आप इसको डिले कर दें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क इस मैलिग्नेंसी की वजह से है तो फिर बेटर है कि वो रिस्क लेना फिर ज़्यादा ठीक है। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके, डिस्कस करके ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। एक तो आप अपनी आइसोलेशन जो है, सोशल डिस्टेंसिंग वो रखें, जो जहाँ बंदा कोई बुखार वाला है या कोई और इस तरह की उसको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसके साथ आप क्लोज़ कांटेक्ट में नहीं आए। तीसरा, आपको अगर आपको फ़ीवर होता है तो फ़ौरन आप CBC कराएं और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि न्यूट्रोपीनिया का, और वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है और वो ख़तरनाक भी हो सकता है। उसके अलावा आप अपनी कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको ओरल अगर हो सकती है तो आप घर बैठे ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो फिर मिनिमम पॉसिबल जो एक्सपोजर है हॉस्पिटल में ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, तो वो भी उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर द गाइडलाइन। अब इसके बारे में हर एक मैलिग्नेंसी के बारे में गाइडलाइन आ चुकी है। उसके बाद आप इसके लिए इन्वेजिव प्रोसीजर कोई अगर अवॉइड हो सकता है तो वो करें। जैसे किसी को सर्जरी करनी है तो वो बेटर है कि अगेन अपने सर्जन के साथ बात करके उसको थोड़ा सारा, जहाँ पीक है सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो वहाँ थोड़ा सारा आप अगर डिले कर सकें 1 महीने या 2 महीने इस तरह से, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ जो सर्जन है उसके साथ बात करके ये कर सकते हैं डिले। हाई रिस्क मतलब मेन इसका ये है कि आप अपने आप को हाई रिस्क में नहीं डालें, सेफ़ रह करके अगर आप इसका करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए भी सबके लिए अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के आप ना करें। अगर अवॉइड हो सकता है तो वो करें। लेकिन बहुत सारी मैलिग्नेंसी ऐसी होती हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी में आती हैं, तो उसके लिए तो आपको डिले करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इमीडिएट उसके लिए करें, कांटेक्ट करें और अपना जो है वर्कअप करके अपनी कीमोथेरेपी लें। और अब इसमें जो मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट है वो यूजुअली एक
ब्रॉड कैटेगरी है, वो 2 टाइप का मैं आपके साथ समझाने के लिए मैं वो करता हूँ कि अगर तो आपकी क्यूरेटिव इंटेंशन से कीमोथेरेपी चल रही है कि आप ये कीमोथेरेपी लेकर के अल्लाह करे आप बिल्कुल शिफायाब हो जाएंगे, क्यूरेटिव इंटेंशन की वजह से है, तो फिर तो आप क्लोज़ कांटेक्ट में रहें और ट्राई करें कि उसका ट्रीटमेंट वक्त पे लेते रहें। लेकिन मेजॉरिटी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो केसेस हैं वो स्टेज 4 के हैं, यानी उनके लिए कोई भी जिस किस्म का भी ट्रीटमेंट, वो कीमोथेरेपी है या और कुछ इस तरह से पेन किलर हैं या चल रहे हैं, तो वो पैलिएटिव नेचर के हैं। तो पैलिएटिव नेचर के लिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो सारा कुछ घर में करवाएं। आपको हॉस्पिटल जाने की या क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें और वो आपका उस तरह से एडजस्ट कर देंगे एज़ पर द गाइडलाइन कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप वो कर सकते हैं। और पैलिएटिव, मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारे मरीज़ों को इसका इल्म होगा कि उसके लिए जो है वो जस्ट कंट्रोल है, डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए हम लोग उनको कीमोथेरेपी देते हैं या और भी जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। क्यूरेटिव वो नहीं होता है, जस्ट फॉर डिले द कॉम्प्लिकेशन और डिले द सफरिंग ऑफ द पेशेंट। तो एक तो ये कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी के पेशेंट ऐसे हैं जिनके साथ बहुत फ्रैंकली बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अल्टीमेटली हम सब को ये सफ़र होना है और हम सब को इस दुनिया से छोड़ करके जाना है। तो जो लोग कैंसर के हैं और इस हालत में हैं कि उनका हर एक किस्म का इलाज हो चुका है, कीमोथेरेपी जो पॉसिबल हैं वो ले चुके हैं और अब उनके डॉक्टर्स ने भी उनको बोल दिया है कि हम इतना ही कर सकते हैं, इसके आगे नहीं है, तो वो सिर्फ एहतियात करें। उनको एक दूसरे के, एक डॉक्टर से दूसरे इस हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना जो है वो सपोर्टिव केयर वो कंटिन्यू रखें और वो घर में भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको ध्यान से इस पे अंडरस्टैंड करेंगे और अदरवाइज़ नहीं लेंगे, कि अगर इस तरह की चीज़ है कि आप टर्मिनल स्टेज पे हैं और टर्मिनल स्टेज में आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके आप एक अपना जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है वो आप पहले से ही डिस्कस करके रख लें। ये बहुत ही ज़रूरी है। वेस्टर्न सोसाइटी में तो पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट है वो अपने डॉक्टर के साथ पहले ही बात करके रखते हैं सब कुछ, लेकिन हमारी सोसाइटी बड़ी ही एक इस तरह की हमारा है, मैं ख़ुद ही उस सोसाइटी से हूँ, कि वो मौत के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, हम सबको ये फेस करना है। तो इस तरह के पेशेंट को जिनको सारा कुछ ले चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, तो वो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई सडन अरेस्ट होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये सजेशन है कि कुछ नहीं करें आप, यानी उसको रिससिटेशन उसको वो करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में ये रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन ये हकीकत है। और इसकी वजह ये है, मैं आपके साथ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आदमी इस तरह के जो पैलिएटिव केयर में है और वो उसका अरेस्ट होता है और उसको रिससिटेट करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट के लिए भी हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उस मेडिकल स्टाफ के लिए भी जो रिससिटेट करते हैं। तो अगर तो अब वो मेडिकल प्रोफेशन वाले अपना खुद डिसाइड कर लेते हैं कई बार कि बेस्ड ऑन मेडिकल गाइडलाइन के इसको रिससिटेट करना है या नहीं करना है, लेकिन मैं आपके पहले ही आपका दिमाग में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि इस तरह का प्रोसीजर से आपको कोई अल्टीमेटली फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो फिर ये करने का कोई मैं ऑन्कोलॉजिस्ट होने की वजह से नाते से आपसे कह रहा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये पेशेंट के लिए भी है और उनकी फैमिली के लिए भी है। आप इसमें गौर व फिक्र करके आप इसके बारे में सोच करके और फिर कोई फ़ैसला करें, और वो फ़ैसला करें कि जिसकी वजह से सबकी आसानी हो, आपकी पेशेंट की, मरीज़ की भी, खुद की, बाकी वालों की भी, और सबकी इसमें आसानी हो। तो ये था आज का ये एक जनरल
कि कैंसर पेशेंट्स को इस कोविड-19 एपिडेमिक में किस तरह से बिहेव करना चाहिए और क्या क्या एहतियात लेनी चाहिए। उम्मीद है कि हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा और इंशाअल्लाह इसके बाद बाकी जो हैं उसमें और थोड़ा सारा फर्दर डीप जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब पे रहम करे और सबको शिफा दे और इस वबा से बचने की और बाकी वालों को बचाने की हिम्मत और तौफीक दे और इसको फेस करने की हिम्मत और तौफीक दे। बहरहाल हमें अल्लाह का मशकूर रहना हर हाल में, जो भी हालत हो, वो सुख हो या दुख हो, वो तकलीफ़ हो या सेहत हो, उसमें हमें अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और उसी में हमारी भलाई है। उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।